नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रबुद्ध चौहान। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन इसी बीच जो बागी प्रत्याशी हैं, ये कहीं न कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं। ये दोनों की चिंता का सबब भी। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी। स्वागत है दिनेश शर्मा जी आपका न्यूज़ प्लस चैनल पर। नमस्कार। आज बात करेंगे महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, बागी किसका खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बागी मैदान में आ चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है, लेकिन जो संख्या 45 बागियों की थी, तो दोनों पार्टियों ने किसी तरह मनाकर इन काफ़ी संख्या में उतरे बागियों को मनाया, लेकिन फिर भी 1 दर्जन से ज़्यादा बागी अभी भी मैदान में। और इनमें कई ऐसे चेहरे हैं, जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं, उन पर भारी पड़ सकते हैं। आपका क्या नज़रिया है? पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र में 11,900 पर्चे दाखिल किए गए थे। उसमें से 5,994 पर्चे जो है मंजूर किए गए और 1,649 पर्चे नामंजूर कर दिए गए और 3,302 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बागी थे, अभी भी मैदान में खड़े हुए हैं। तो बागियों ने जो है महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और ज्यादातर अगर मैं बताऊं पूरे महाराष्ट्र की हालत, तो महायुति की हालत इस समय ज्यादा खस्ता है क्योंकि इनके बागी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है और इनके बागी अगर है तो मजबूत है। कई ऐसे सीटें हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। मैं मुंबई से अगर शुरुआत करूं तो मुंबई में एक नवाब मलिक की सीट आती है। नवाब मलिक जिसको अजीत पवार ने टिकट दिया है, इस सीट को लेकर के शिंदे गुट, शिवसेना की शिंदे गुट ने भी अपना नामांकन खड़ा करवा दिया है, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और बीजेपी के साथ रहने के साथ, महायुति के साथ रहने के बाद बीजेपी पूरे शोर शराबे के साथ ये कहती है, फडणवीस भी कहते हैं और इनके अध्यक्ष अध्यक्ष भी कहते हैं कि हम नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। अब इससे ये जाहिर होता है कि एक सीट उनकी खतरे में पड़ी हुई है। और अगर मैं बात करूं तो नंदुरबार, यहाँ पर भी बहुत ही बीजेपी के लिए खतरे की बात है। यहाँ से अक्कल कुआं नाम का एक विधानसभा सीट है, यहाँ से भाजपा की सांसद हिना गावी ये मैदान में है, ये सीट छूट जाने के लिए तैयार नहीं है। अब हम आते हैं नासिक में। नासिक में 3 ऐसी सीटें हैं जो महायुति के लिए बहुत ही शिद्दत बनी हुई है। नांदगांव, यहाँ से समीर भुजबल मैदान में डटे हुए हैं। देवलाली से ये राशि एनसीपी के अहिरवार है। छगन भुजबल के भतीजे हैं, दिनेश जी। हाँ, ये ये छगन भुजबल समीर के भुजबल बच्चे हैं, छगन भुजबल के भतीजे हैं और इस समय निर्दलीय भतीजे प्रत्याशी के रूप में मैदान में नांदगांव थे। जी। मैदान में खड़े हुए हैं। तो और आगे चलते हैं तो देवलाली से राशि अहिरवार, ये भी बीजेपी की वहां की जिलाध्यक्ष रही हैं और इन्होंने पहले भी चुनाव के लिए टिकट मांगा था, तो टिकट नहीं दिया गया। आगे चंदवाड़ा में है, चंदवाड़ा में केडा आहेर, ये भी बीजेपी के लिए मुश्किल बने हुए हैं। वहां से शिंदे गुट के सामने ये बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं। मैं आपको बात करूं मुंबई से सटे हुए भिवंडी में, भिवंडी ग्रामीण में स्नेहा पाटिल शिंदे गुट के खिलाफ खड़ी हो गई है, जो कि बीजेपी की सीट थी। जी। वहीं और आगे हम चलते हैं। हाँ, एक चीज ये जरूरी भी है कि मुंबई की जो आबो हवा है, गोपाल शेट्टी का नाम वापस लेने से मुंबई की जो सीटें हैं, 36 सीटों में से अगर मैं आपको कह लूं तो कुछ इनकी जो सीटें हैं, 2-4 आसपास की 6 सीटें तो महफूज हो गई है। आप बात कर लें कल्याण की, कल्याण से भाजपा में सुलभा स्नेहा पाटिल गायकवाड़ को टिकट दिया गया, जिससे वहां के लोग शिंदे गुट के लोग नाराज रहे हैं और उन्हीं के सामने महज गायकवाड़ ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। शिंदे के लाख समझाने के बाद भी महज गायकवाड़ पर्चा उठाए नहीं, आज भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और अब हम बात करते हैं उसी सटी हुई सीट है दिनेश जी बेलापुर। दिनेश जी मीरा मीरा भाईंदर इलाके की बात की जाए तो यहाँ पे गीता जैन जो निर्दलीय जी हाँ, प्रत्याशी हैं, ये काफ़ी प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि शिंदे गुट से मीरा इनको टिकट भाईंदर, नहीं मिला। हाँ जी, पहले तो मीरा भाईंदर की आपको भौगोलिक बता देता हूँ कि मीरा जी। भाईंदर में कई सालों से
नरेंद्र मेहता विधायक रहे बीजेपी के और बीजेपी के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन अगले इलेक्शन में इनको सीट मिली थी जीतने के लिए, लेकिन गीता जैन निर्दलीय होने के नाते वो जीत गई। जीतने के बाद बीजेपी में चली गई। अब बीजेपी में जब चली गई, तो बीजेपी में इनको जो सम्मान चाहिए नहीं मिला और सम्मान नरेंद्र मेहता को मिलता रहा। तो इन्होंने काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक इंतज़ार किया कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। जो नहीं मिला टिकट, तो ये शिंदे गुट के साथ चली गई। अब शिंदे गुट के साथ जाने के साथ इन्होंने बीजेपी के साथ बगावत किया और शिंदे गुट के साथ भी बगावत किया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। हाँ, आपको ये जी, कहना टिकट बहुत ही टिकट माँग रहे हैं। लाज़मी होगा कि ये नरेंद्र मेहता के लिए बहुत ही घातक कदम होगा। कि गीता जैन ज़रा से भी कमज़ोर नहीं है। बहुत कड़े की फाइट देने वाली है। जी। और ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र अब है, लेकिन यहाँ पे महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन मैदान में है। ये क्या कुछ टक्कर दे पाएँगे ये? मुज़फ्फर हुसैन के लिए अगर हम बात करें तो गीता जैन ने और नरेंद्र मेहता के मुकाबले ये उतने अ, मुकब्बल नहीं है और ना ही दोनों को, ये अगर दोनों की सीट देख लेंगे तो मुझे लगता है कि 1/3 भी उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का बेस वहाँ पे बहुत कमज़ोर है। जी। ये कल्याण की बात करें अगर कल्याण विधानसभा की तो गणपत गायकवाड़ की बीवी जो पत्नी है सुलभा गायकवाड़ जी, उनको बीजेपी ने जी, टिकट दिया है और ये गायकवाड़ वाला मामला तो आपको मालूम है जो पहले गणपत गायकवाड़ को गोली शायद वर्तमान विधायक महेश का गायकवाड़ बीजेपी के थे तो इनके बीच जी। जाली दुश्मनी चल रही है तो अब ये जो इनकी पत्नी चुनाव मैदान में है तो जो महेश गायकवाड़ हैं तो कितना कुछ ये इनका सपोर्ट करेंगे जबकि ये दोनों आपस में इतना इनमें दुश्मनी है अ, अभी इन्होंने तो अपना पर्चा उठाया ही नहीं है और ये लड़ भी रहे हैं और ये जी नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा तो करेंगे नहीं, सुलभा को फ़ायदा तो होगा नहीं बल्कि नुकसान ही होने वाला है और मुझे ये लगता है कि शायद ये कल्याण की सीट भी आ जाएँगी। अगर इस तरह से ये चलता रहा, महेश गायकवाड़ मैदान में डटे रहे और बिल्कुल भी अगर नरमी नहीं आई, इनके तेवर में अगर नरमी नहीं आई, तो सुलभा जी सीट नहीं जीत पाएँगी। जी। अच्छा अगर इनकी जो है एमवीए यूबीटी की बात की जाए धनंजय बुराडे मैदान में है यहाँ से कल्याण से इनका क्या वहाँ पे है कितना प्रभाव है इनका संजय मुराटे का जो है इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि जी इनकी जो पहुँच है अ, होम टू होम, घर टू घर, घर घर तक है। अ, बेस बनाया हुआ है उन्होंने और ये जो है मुझे लगता है कि ये चुनाव में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट देंगे। मैं आपको एक बात बता रहा था बेलापुर जो की। जी बेलापुर में ये भाजपा महाविकास अघाड़ी विधायक जो से इस समय मैं नंदा दिनेश जी महात्रे जो हैं। महाविकास अघाड़ी से बागी जो हुए हैं उनमें एक घटक दल समाजवादी पार्टी का भी है तो वहां से भी बागी उतार दिए हैं मैदान में सपा ने इसका क्या नुकसान और क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी का सिर्फ एक सीट अगर हम देख लेते हैं, जहाँ से अब वो आज़मी सिंह खड़े हैं। इसके बाद जी महाराष्ट्र में अ, रूरल में जहाँ पे सपा कुछ कुछ फर्क डाल सकती है, लेकिन और महाराष्ट्र में सपा कोई ज़्यादा फर्क डालेगी नहीं। अगर बहुत होगा, तो ये नवाब मलिक की जो सीट है या नसीम खान की जो सीट है, चांदीवली की सीट है, अगर यहाँ पर भी सपा जनता पार्टी मुद्दा उतारती है, तो यहाँ पर भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कोई ज़्यादा उलट-फेर करने की सक्षम में है। ये नसीम खान वही हैं जो कांग्रेस ने सपा को मनाने के लिए इनको ज़िम्मेदारी सौंपी थी। सीडब्ल्यू के सदस्य भी हैं ये सीडब्ल्यूसी के। तो नसीम खान हालाँकि बाद में ये बता रहे थे कि जो है नुकसान हो सकता है, यही मान रहे थे इस चीज़ को लेकर के। नसीम खान की अगर सीट पे सपा का समाजवादी पार्टी अगर खड़ा होती है, तो नसीम खान को ये काफ़ी घातक होगा। नसीम खान जी अपनी सीट गँवा भी सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। वहाँ पर 22 से 23% मुस्लिम मतदाता है। अगर समाजवादी पार्टी वहां से अपना कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े ही रखती है, तो नसीम खान का जीतना मुश्किल लगभग नामुमकिन हो जाएगा और दिलीप मामा लांडे वहां से चुनाव जीत जाएंगे। जो इस समय मौजूदा विधायक है, दिलीप मामा लांडे, वो चुनाव जीत जाएंगे।
दिलीप ये जी पूरी की जाएंगे। पूरी कैलकुलेशन। जी। हाँ, अच्छा, जो आपको रमेश एक चेन्नीथल्ला हैं, राज्य के कांग्रेस प्रभारी हैं, इन्होंने ये कहा था कि महाविकास अघाड़ी में इस बार फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। ये बात कहाँ तक सही साबित हो रही है? इनका कहना सही था क्योंकि वाक़ई में फ्रेंडली फाइट नहीं है, कहीं न कहीं जो है इसमें बिखराव है और ये बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ और हम लोग ने भी जो देखा है कि इन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था, वो वाक़ई सही कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट वाक़ई नहीं है। जी। ये मनोज जरांगे की अगर बात की जाए, मराठा आंदोलन के सशक्त पुरोधा और एक पहचान बन के उभरे हैं बीते दिनों में, जिससे कि शिंदे सरकार भी बड़ा परेशान हो गई थी इनके जनसमर्थन से, तो उनका क्या रोल है इस बार? मनोज जरांगे पाटिल, ये बहुत बड़ा इसमें छोटा नाम नहीं कह सकते बहुत बड़ा नाम है क्योंकि अ, मराठा आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल जी, अगर मैदान में रहते या अपनी उम्मीदवारी या अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते, तो महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकते थे। जी, क्योंकि 22 से 23% हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जी, मराठा मराठा वोटर्स इस समय मौजूद हैं। कुछ 2, 4, 10 सीटों को अगर आप छोड़ देंगे, तो आप 22 मतलब समझ लीजिए कि हर चौथा वोट देने वाला आदमी मराठा है। जी, हाँ, महाराष्ट्र में हर चौथा वोट देने वाला मराठा है। तो अगर मनोज जरांगे पाटिल अगर अपने कैंडिडेट खड़ा रखते, तो शरद पवार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती और उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किल हो जाती। मनोज जरांगे पाटिल चुनाव न लड़ने का फैसला करने के साथ अगर हम कह लें, तो इन्होंने महाविकास अघाड़ी को संजीवनी देने का काम किया है। जी। लेकिन नांदगांव सीट में जो अ, विधायक सुभाष कांदे जो मैदान में फिर से हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी से, तो ये राहुल बोरसे के लिए राहुल बोरसे जो हैं, ये सुभाष कांदे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं क्या? हाँ, ये कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले कि नांदगांव की ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। अगर इनको मनाया जी, नहीं गया, अगर समझाया नहीं गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। और वैसे भी नंदुरबार नांदगांव की जो बात आप कर ही रहे हैं कि वाक़ई में ये बहुत तमिल गुजरात के लिए भी होगा, तो ये खड़ी कर तो सकते हैं क्या यहाँ पे मुश्किल। त्रिकोणात्मक मान करके यहाँ पे चतुष्कोणीय टकराव होगा क्या? भाई समीर भुजबल भी चतुष्कोणी तो हैं, नहीं कह सकते ये लेकिन सुभाष कांदे भी हैं, चतुष्कोणी नहीं कह सकते, त्रिकोणी ज़रूर कर सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे हम कह त्रिकोणीय सकते होगा। हैं। हाँ, जी, त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल हो सकता है और मज़ेदार फाइट होगी। जी। तो ये जो 15 अभी भी निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो इनको बनाने के प्रयास अभी दोनों पार्टियां कर रही होंगी लगातार। हाँ, अभी इनको दरअसल मैं आपको बता दूँ कि अ, इनके कई बागी नेता जो अभी भी चुनाव में खड़े हैं, निर्दलीय के रूप में खड़े हैं। जैसे शिवाजी नगर सीट से कमल बेवारे हैं। अ, ये शिवाजी नगर अगर ये इनको नहीं मनाया जाता है, तो शिवाजी नगर की सीट इनकी चली जाएगी। तो एमबीए के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाएँगे। कोपर म म पच कोपर पखाड़ी में है, टाइगर गुट के सामने इन्होंने खड़ा कर दिया, समाजवादी पार्टी को अगर नहीं मनाया गया, तो ये भी इनको टेंशन दे सकती है। भिवंडी पश्चिम में समाजवादी पार्टी वहाँ पर भी इनको तकलीफ देगी। महायुति के लिए बहुत ही तकलीफ ये महाविकास अघाड़ी के लिए तकलीफ हो जाएगी। शिंदे के लिए भी होगी और उद्धव के लिए भी होगी। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लब्बो-लुआब जो चुनाव का है, इस पूरे चुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आज मुंबई में जी, महाविकास अघाड़ी का महाधिवेशन था या है, चल रहा है। उसका अभी क्या चल रहा है नाम ले कुछ सकता निष्कर्ष है वहाँ निकला पे नहीं। मुंबई में? चल रहा है। अभी चल रहा है, उनका अभी सम्मेलन चल रहा है, बातचीत चल रही है, उससे कुछ अभी तक समाचार बाहर निकल कर के आए नहीं हैं। हम लोग भी उसी के इंतज़ार में हैं। जी। और इनका मैनिफेस्टो भी आज एनसीपी का आया है, हाँ, एनसीपी ने मैनिफेस्टो चुनावी दिया घोषणा है। पत्र दिया है। तो उनमें क्या हाँ, इन्होंने चुनावी घोषणा विशेष में क्या वही रखा है? जो सरकार अभी तक
बीजेपी और शिंदे सरकार जो दे रही है, उसी को इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नई चीज़ें इन्होंने बाहर अभी तक लाई नहीं अच्छा, है। जी, जी, जी। लगभग सभी बातें वही रखी हैं अपनी, जनता को बिल्कुल लुभाने जो वाली, सरकार अभी वोटरों तक को च अपनी तरफ खींचने वाली। जी, जी, महिलाओं को लाडली खैर बहना का जी, नाम बदल दिया गया। लाडली बहना का जी, नाम बदल दिया है, बुजुर्गों के लिए जो दिया गया उसका नाम बदल दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो लाल योजना कार्ड बनाया था उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया है। बेटी बचाओ जी। माची लाडकी इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन योजनाएँ सेम टू सेम है, कोई विशेष इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता है। शरद पवार दूसरी बार फिर कल कह रहे थे कि मैं राजनीति संकेत दे रहे हैं। तो क्या ये ऐन टाइम पे चुनाव के समय शगुफ़ा लोग कह रहे हैं जो जानकार हैं या विपक्षी दल हैं कह रहे हैं ये तो शगुफ़ा है। क्या कितनी सत्यता है इसमें? क्या वाक़ई शरद पवार चाह रहे हैं कि ये राजनीति से संन्यास ले लें? अम, प्रभु जी मैं आपको बता दूँ शरद पवार को हम पत्रकार लोग ऐसे ही नहीं कहते चाणक्य। जी, जी, शरद जी। पवार महाचतुर खिलाड़ी है। समय देख कर के वो अपनी अ, वाक्पटुता या कह लें कि जो अपनी एक-एक चीज़ कहते हैं, बहुत सोच समझ कर कहते जैसे हैं। जैसे उनके कहने के बिहार में पीछे जैसे बिहार में नीतीश कुमार बिहार में नीतीश जी कुमार, हाँ, बच्चू बाबू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, उनके कहने कहने में जो चीज़ें हैं, जो कहते हैं, उसके पीछे बहुत लॉजिक रहता है। अब उनका जी, ये कहना है कि मैं आने वाले लोगों के लिए, नए लोगों के लिए पैसे छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ या चुनाव में भागीदारी नहीं कर इसके बहुत पीछे बड़ा मकसद ये है, मनोज जरांगे पाटिल। जी। उनका कुल मिला के सीधा-सीधा मनोज जरांगे पाटिल जो है, एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के आया है सामने, नाम जो है। क्योंकि शिंदे भी बिल्कुल, इनसे हम जो मिलने कह रहे मनाने हैं गए थे इनको, जब ये आंदोलन में थे। जी हाँ, जी हाँ। जी, हम आपको बता दें कि अ, मनोज जरांगे पाटिल को मनाने के लिए, मनोज जरांगे पाटिल का सपोर्ट लेने के लिए, ये बातें शरद पवार के मुँह से निकल कर आई है कि आने वाले दिनों में मैं चुनाव का हिस्सा नहीं बनूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो जी, मेरे पीछे अगर कोई रहे तो मनोज जरांगे पाटिल रहे। एक संकेत है ये। मैंने आपको पहले भी कहा कि जितना चतुर शरद पवार जी हैं, जो चाणक्य हैं, तो वाक़ई सच में चाणक्य इनके पीछे 1-2 लॉजिक नहीं रहता, कई लॉजिक लगे रहते हैं साथ में। जी। हाँ, कुल मिला के शगुफ़ा ही लोग कह रहे हैं क्योंकि आप अब 87-88 साल के हो रहे हैं, अगर आप पीछे वालों को समय देना चाह रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दें, तो पहले ही निर्णय लेना चाहिए आपको, जब आप 80 हुए थे, 82 हुए थे। अब आज ऐन टाइम पे चुनाव का समय आ गया, तब फिर एक बार आप कह रहे हैं कि मैं नीचे वालों को, पीछे वालों को समय देना चाहता हूँ, आगे बढ़ने देना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर ये चुनावी शगुफ़ा ही होगा। आपको याद होगा पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था जी, विधानसभा का, तो इनकी उम्र को 5 साल और कम कर दिया जाए और इनकी जो जी, सेहत है उसको भी आप जानते ही हैं। इन्होंने बरसात के दिनों में भीगते हुए वोट माँगने के लिए बारिश बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, उस समय जो है अब मैं आपको फिर से यही बात कहना चाहता हूँ कि शरद पवार जी नहीं है, ये बहुत बड़े चाणक्य है, बहुत बड़े महाखिलाड़ी है, कि बरसात हो रही है और बरसात में लोगों की सिम्पैथी जी, जी, लेने के लिए देखिए 82 जी, साल का बुड्ढा किस तरह से बरसात में लोगों से अपने लिए वोट माँग रहा है, महाराष्ट्र के लिए वोट माँग रहा है। जी। तो ये दिनेश वाक़ई जी में इस बार भी वही दिनेश जी चर्चा जारी रखेंगे लेकिन जी, दिनेश जी चर्चा जारी रखेंगे लेकिन न्यूज़ प्रेस की टीम ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर एक पैकेज बनाया हुआ है, स्टोरी बनाई है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं पहले। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल 45 से अधिक बागियों को बैठाने के बाद भी मैदान में 1 दर्जन से अधिक बागी भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये बागी किस पार्टी का खेला बिगाड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन 45 के करीब बागियों को मनाने में कामयाब रहे, लेकिन दोनों ही गठबंधनों के 15 के करीब बागी अभी मैदान में हैं, जो पार्टी उम्मीदवारों के खेल खराब कर सकते हैं। महायुति की तुलना में महाविकास अघाड़ी में बागी तो कम बचे हैं, लेकिन घटक दल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार परेशानी खड़ी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन ज्यादातर बागी तो पीछे हट गए, लेकिन गिने चुने जो अब भी बचे हैं वो पार्टी उम्मीदवारों के खेल खराब करेंगे। महायुति की बात करें तो 4 सीटों पर ऐसे बड़े बागी चेहरे हैं जो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खेल बिगाड़ सकते हैं। बचे बागियों में सबसे बड़ा चेहरा समीर भुजबल का है। एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे और पहले लोकसभा सदस्य रह चुके समीर भुजबल नांदगांव सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो महायुति से शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी के वर्तमान विधायक सुहास कांदे फिर से मैदान में हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना यूबीटी के गणेश धात्रक खड़े हैं। लेकिन इन 3 दिग्गजों के बीच चौथा उम्मीदवार डॉक्टर रोहन बोरसे है। मनोज जरांगे भले ही मराठा उम्मीदवार खड़े करने के अपने वादे से पलट गए, लेकिन रोहन बोरसे अभी मैदान में है। नांदगांव विधानसभा मराठा बहुल क्षेत्र है, इसलिए राहुल बोरसे सुहास कांदे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा चेहरा हिना गावित का है। बीजेपी की पूर्व सांसद हिना गावित नंदुरबार जिले की अक्कल कुआं अकरानी विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं एमवीए से कांग्रेस के केसी पाडवी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस शासन में मंत्री भी रह चुके हैं, पिछले 5 बार से लगातार विधायक चुनकर आते रहे हैं। अब हिना गावित और अमशा पाडवी की लड़ाई से केसी पाडवी की राह आसान हो गई है। तीसरा बड़ा चेहरा गीता जैन का है। निर्दलीय विधायक गीता जैन मीरा भाईदार विधानसभा एकनाथ शिंदे सेना से टिकट मांग रही थी, लेकिन मीरा भाईदार विधानसभा सीट बंटवारे में बीजेपी के हिस्से में चली गई, तो गीता जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने यहां नरेंद्र मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन मैदान में है, लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र होने की वजह से लड़ाई नरेंद्र मेहता और गीता जैन के बीच ही मानी जा रही है। ये अलग बात है कि दोनों लड़ाई में वो अपना फायदा देख रहे हैं। चौथा बड़ा चेहरा कल्याणपुर से महेश गायकवाड़ का है। महेश गायकवाड़ बीजेपी के वर्तमान विधायक गणपत के गायकवाड़ के जानी दुश्मन हैं। गणपत गायकवाड़ ने पुलिस थाने के अंदर महेश गायकवाड़ को गोली मारकर घायल कर दिया था। वहीं गणपत गायकवाड़ जेल में है, इसलिए बीजेपी ने उनकी पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया है। महाविकास अघाड़ी में बड़े बागी चेहरे तो नहीं, लेकिन अघाड़ी के एक ही घटक दल समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवार मुसीबत बने हुए हैं। दरअसल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ सपा के दोनों विधायकों के लिए सीट छोड़ी है। इससे नाराज अबू आसिम आजमी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जाहिर है सपा के 6 उम्मीदवार से नुकसान कांग्रेस को होगा, इसलिए सपा को मनाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सदस्य आरिफ नसीम खान को दी गई थी, लेकिन खुद नसीम खान अब मान रहे हैं कि बात नहीं बन पाने से नुकसान हो सकता है। कुछ दिन पहले राज्य कांग्रेस प्रभारी रमेश चौनिथला ने दावा किया था कि महाविकास अघाड़ी में इस बार फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, लेकिन अब सपा के साथ फ्रेंडली फाइट के अलावा कोई चारा नहीं है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7। तो देखा दिनेश जी आपने जो है जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने थी और जनता के सामने थी, न्यूज प्रेस के दर्शकों के सामने थी, तो कुल मिला के अपने नजरिए से आप इस चुनाव को किस तरह देख रहे हैं, महाविकास अघाड़ी वर्सेज महायुति? मैं अगर आपको कई विधानसभा क्षेत्रों में जाने के बाद मुझे यह लगा है कि अगर हरियाणा जैसा हालात नहीं हुआ, अगर हरियाणा जैसे हालात नहीं पैदा हुए, तो इस बार हम कह सकते हैं कि जिस तरह से 2 पार्टियों को उनका चुनाव चिन्ह असल पार्टी बनाने वाले को तोड़ करके शिवसेना बनाई गई, एनसीपी को तोड़ करके एनसीपी असली बना दी गई, शिवसेना को तोड़ करके शिंदे के हाथों में असली दे दी गई। ये लोग महाराष्ट्र के लोग बात भूल नहीं पाए हैं। इसका ही नतीजा लोकसभा में आपने देखा है, और लोगों के जेल में अभी तक ये चल रहा है कि ये पार्टी बता रहा हूं कि सोच रहे हैं कि ये जब बाला साहब की शिवसेना का तोड़ करके अपनी शिवसेना बना सकती, उसके बेटे को नहीं हो सकती, इसकी सिंपैथी शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिलेगी। ये सिंपैथी उद्धव बाला साहब ठाकरे को मिलेगी, और यही हालत शरद पवार की है। 84 साल की उम्र में जिसकी 83 साल की उम्र में
जिसकी पार्टी को तोड़ लिया जाए, जिसका चुनाव चिन्ह ना मिले उसको, तो लोग इसको धोखे के रूप में देखते हैं और इसका खामियाजा ना पुराने नेता। हाँ, इसका खामियाजा इस चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे, अजित पवार को मिलेगा, क्योंकि लोग बात अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। हम अगर किसी से बात क्योंकि करते हैं बाला तो वो साहब कहता जो है है, यार जी, अब जी, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय स्टार प्रचारक बीजेपी के आज अमरावती के रण में उतरे थे। आज उनकी 2 सभाएँ थी वहाँ पे, वसी में थी और अमरावती में। तो अब ये स्टार प्रचारक के रूप में जो योगी गए हैं वहाँ पे बीजेपी के और महायुति के प्रत्याशियों के प्रचार में, इनका कितना प्रभाव रहेगा? कितना फ़ायदा मिलेगा? मैं आपको ये बता दूं कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में अभी तक अमित शाह की जितनी जोरदार सभाएं होनी चाहिए थी, हुई नहीं है। मोदी जी की नहीं हुई है। उनके जो स्टार प्रचारक है नहीं रहे हैं। अब ये बात जो है आरएसएस ने अपने कंधों पे लेकर के योगी के हाथ में दी है और एक नारा भी दिया है, वो आप भी जानते हैं, कटेंगे तो बटेंगे। जी, और जी, उनका पुराना नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास। इस नारे को खत्म करने के लिए कटेंगे तो बटेंगे, ये योगी को जब आरएसएस ने दिया कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो चुनाव हिंदू से बड़ा ब्रांड, मौका कुछ जी, था हिंदू नहीं। ब्रांड। तो योगी जी महाराष्ट्र में इसको लेकर आए हैं, कटेंगे तो बटेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में तो लोग पहले ही कट चुके हैं। इन्होंने पहले शिवसेना को काट दिया है और उन्होंने एनसीपी को काट दिया है। तो महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे कोई फर्क मुझे लगता है नहीं पड़ेगा। इस बार जी, महाराष्ट्र एक अलग मूड में चुनाव लड़ रहा है। इस बार महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को देख रहा है, इस बार महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे को देख रहा है, इस बार महाराष्ट्र शरद पवार को देख रहा है, इस बार महाराष्ट्र, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार महाराष्ट्र मराठा को देख रहा है। इस बार की जो लड़ाई है यूपी वर्सेस महाराष्ट्र होने वाली नहीं है। अगर योगी जी चाहे कि मैं यहाँ करके एक नया नैरेटिव गढ़ दूंगा, नए नैरेटिव को पैदा कर दूंगा, कटेंगे तो बटेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे जैसा कोई नारा चलेगा या योगी जी का कोई यहाँ पे कारनामा या जादू या जब भी कुछ भी यहाँ पे इस बार इधर तो चलने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, जी। अरुण लाल यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही आएँगे उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए योगी का जादू जो और प्रदेशों में चला या प्रभावशाली रहा, महाराष्ट्र में ना के बराबर रहने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है, जो योगी ने कटेंगे तो बटेंगे, मोदी को एक तरह से मोहर लगाई अभी 2-3 दिन पहले कि सेफ हो जाइए। तो कहीं न कहीं आरएसएस, मोदी, योगी, इनका अब एक एजेंडा नया तरीके से पेश कर रहे हैं, हिंदुत्व वाला। इसको लेकर के अगले जो विदेशों में चुनाव होने वाले हैं, ये वहाँ भी काम आ सकता है। यहाँ तो महाराष्ट्र में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं। अ, मैं शायद कुछ दिन पहले जाने की बात करूँ, कुछ दिन पीछे हम लोग भी शायद कहते थे कि योगी सरकार कुछ दिन में जाने वाली है, योगी जी हटने वाले हैं, योगी जी हटने वाले हैं, योगी कुर्सी आज नहीं तो कल चली जाएगी, शाह की मीटिंग हो रही है, ये सब चर्चाएं टीवी पे, डिबेट पे हर जगह चल रही थी। तो ये जहां तक सूत्रों से खबर है, हवाले से खबर है कि योगी जी को फरमान आरएसएस से मिला कि अब आपके पास हिंदुत्व को बचाने का मुद्दा है, अगर आप हमारे इस मुद्दे को आगे लेके जाते हैं, तब आप सुरक्षित रह पाएँगे, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएँगे। तो फिर योगी ने इस मुद्दे को उठाया, कटेंगे तो बटेंगे और तब से ये कटेंगे और बटेंगे तब से चल रहा है क्योंकि आरएसएस का ये उम, एजेंडा है और उसको उनको लेके चलना है। तो ये तो योगी जी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा महाराष्ट्र में, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा चुनाव में। महाराष्ट्र तो एक अलग दिशा में चुनाव चल रही है। महाराष्ट्र की दिशा ही चुनाव की अलग हो चुकी है। ये यूपी वर्सेस महाराष्ट्र नहीं हो सकता है। जी। ये जो आज महाविकास अघाड़ी का जो अधिवेशन हो रहा है, वो मुंबई में, इसका क्या प्रायोजन था? क्या इसका निष्कर्ष था? कौन-कौन वहाँ पे मौजूद था? और इससे क्या साधने का प्रयास किया जा रहा है, इस अधिवेशन से? नाना पटोले के साथ जो इनके अध्यक्ष नाना पटोले के साथ यहाँ के विधायक असलम शेख और बाकी
उद्धव ठाकरे के गुट के लोग थे और शरद पवार के लोग थे। इन लोग का जो एक मेन मोटो ये है कि किस तरह से जो बागी है 15 से 16 जो बागी इनके साथ अभी तक मैदान में डटे हुए हैं, किस तरह से इनको बिठाया जाए और आने वाले दिनों में जब चुनाव होने के बाद अभी इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिसको जीता इन्होंने, यहाँ की डीआईजी को इन्होंने भी चेंज कराया है। जी, तो इसके बाद की इनकी योजनाएँ हैं कि चुनाव के बाद क्या? ईवीएम सुरक्षित कैसे रहे और जो जी, काउंटिंग वो कैसे सुरक्षित हो जाए और काउंटिंग में कोई धांधली ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर के इनकी जो यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग चल रही है कि आने वाले 10 दिनों के बाद 20 तारीख को जो होने वाला है, इसको लेके इनकी मीटिंग हो रही है और उसी पे ये लोग मंथन कर रहे हैं। अब इन्हें जो इनको पता है कि जो होना था वो हो चुका है। मनोज जरांगे पाटिल मैदान में नहीं है और हमारे बागी हमारे साथ मैदान में हैं। सपा ने 5-7 उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। इसके बाद अब जो चुनाव होगा उसके बाद क्या? किस तरह से बीजेपी अपना खेल खेलेगी, इसी को लेकर के इनका मंथन चल रहा है। अभी आने वाले समय में ढेर सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ जाएँगी। जी, अरुण लाल यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी स्वागत है बहुत-बहुत आपका न्यूज़ प्लस चैनल में। अरुण जी आवाज़ आ रही है? नेटवर्क की दिक्कत है। अरुण जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं कनेक्शन। तो दिनेश जी कुल मिलाकर के मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, भले नहीं लिया, लेकिन एक उनका प्रभाव है और परोक्ष रूप से वो अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव तो होगा ही। अ, अगर मैं ये कह लूँ या लोग जानते भी होंगे, अगर उन्होंने चुनाव नहीं लिया है, नहीं लड़ रहे हैं, तो ये परोक्ष अपरोक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, परोक्ष दोनों रूप से ये महाविकास आघाड़ी को फ़ायदा होने वाला है। जी, जी, जी। पूरी क्या तरह अभी से भी महाविकास आघाड़ी जी, अरुण जी नमस्कार, आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए कैसा है? हाँ, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस चैनल पर। चर्चा हो रही है जी, बागी थैंक महाराष्ट्र में जो बागी हैं, बागी प्रत्याशी हैं, वो जी, किस तरह से समीकरण बिगाड़ जी, सकते हैं महायुति का, महाविकास आघाड़ी का। हालाँकि 45 से ज़्यादा थे, उनको मनाने में दोनों पार्टियाँ हो गई, तो 15 तक अब इनकी संख्या हो गई है। लेकिन ये 15 में भी 4-5 चेहरे ऐसे हैं, जो चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या नज़रिया है आपका? देखिए देखिए किसी भी स्टेट का इलेक्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र का इलेक्शन किसी अन्य स्टेट के इलेक्शन से थोड़ा-सा अलग है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल हमेशा अपना एक रोल निभाते हैं। पिछले 35 साल में किसी सरकार ने किसी ने बहुमत में सरकार नहीं बनाई, जब भी कोई सरकार बनाता है, उसमें जो है ना इस तरह के लोग हमेशा होते हैं। यहाँ इंडिविजुअल व्यक्ति जो है बहुत अहम भूमिका निभाता रहा हमेशा से। और जो जितने बागी हैं उतने अगर आप किसी भी स्टेट के इलेक्शन देखेंगे, उसमें दोनों दलों में बहुत सारे लोग होते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों की बढ़ी है, लोग 5-5 साल काम करते हैं, लोगों को लगता है कि बस मैं अब तो जीता ही। ऐसे में जब पार्टी के पास भी सीमित है और इस बार तो कहानी बागी बढ़ना ही था क्योंकि शिवसेना अब एक नहीं है। कांग्रेस एक कांग्रेस तो मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस एक नहीं है। मतलब 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस और उसके बाद इन सबका अलायंस पहले राष्ट्रवादी अलग लड़ती थी, शिवसेना अलग लड़ती थी, कांग्रेस अलग लड़ती। अब तीनों का अलायंस है, मतलब जहां 3 कैंडिडेट होते थे, वहां अब 1 कैंडिडेट दे रहे हैं, है ना? तो जी, अब इसमें से बाकी के 2 जो कैंडिडेट सिटिंग थे, मतलब जिनको लगता था मेरा अधिकार है, उनका नाराज होना तय है। और उसमें से सिर्फ 15 लोग बागी हैं, इसका मतलब बहुत पार्टियां बहुत ताकतवर स्थिति में है, वो अपने लोगों को समझाने में सक्षम है। तो इतने बागी का कोई बहुत मतलब नहीं होता इतनी बड़ी सीट की संख्या में। और उनमें कुछ लोग ज़रूर ऐसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बागी ऐसे ज़रूर होते हैं जो इंडिविजुअल जीत के आ जाते हैं और कुछ होते हैं जो सामने अपनी पार्टी या दूसरे पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो महाराष्ट्र में जो नहीं बात है ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है और ये हर चुनाव में हर तरह से देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा हमेशा देखने को मिलेगा। जब भी महाराष्ट्र में इलेक्शन आएँगे, वहाँ आपको पिछले इलेक्शन में भी देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए, उससे पहले नाराज़ लोगों की एक संख्या बड़ी होगी क्योंकि यहाँ जो एमएलए की लड़ाई है, वो बहुत ग्राउंडेड होती है। एमएलए एक-एक आदमियों को पहचानते हैं। बाकी के
स्टेट के विधायक बहुत कम लोगों को जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का विधायक बहुत आम जनता में जुड़ा हुआ होता है, बहुत ग्राउंड टू अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पे बागियों का एक रोल है जो मैं समझता हूँ। जी। अरुण जी, अभी आज योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम जो है, वहां से उन्होंने चुनावी जनसभा को आज 2 जगह संबोधित किया है। तो दिनेश जी का मानना है कि इनका योगी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका नजरिया क्या है? अरुण जी, आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिनेश जी, आपकी तरफ रुख जी, करते हैं। तो अभी आपने जी। सुना अरुण जी को, उनका साफ कहना है कि बागी विधायक हर चुनाव में होते हैं और इतना विशेष उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ नाम हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, समीर भुजबल हुए, गीता जैन हुई, कुछ नाम ऐसे हैं जो समीकरण तो कुछ ना कुछ बिगाड़ते ही हैं। हाँ, अ, 1-2 नाम नहीं, कई ऐसे हैं जो समीकरण को क्या पूरे चुनाव में इम्पैक्ट डालते हैं। अभी आपने बिहार की सीट ले ली, की ले लीजिए, मानपुर की देख लीजिए। मानपुर एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है कि जहाँ पर अ, ये पूरे महायुति के अंदर एक खलबली मची हुई है, महायुति को लेकर के। जी, जी, अजीत गुट ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। शिंदे गुट का जी, इम्पैक्ट प्लेयर वहाँ पे खड़ा हुआ है। बीजेपी कहती है कि मैं प्रचार नहीं करूँगा। ये जी, इम्पैक्ट प्लेयर जो होने के नाते पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जी, जी। कितना भी कुछ नेगेटिव कह प्रभाव लें, कहा जाए। लेकिन आपके जो मनोभाव है, मनोस्थिति है, जिस तरह से आपने अजीत गुट को लेकर के एक विशेष रूप से एक बात कही है कि हम मानखुर्द में एनसीपी का प्रचार नहीं करेंगे, तो ये संदेश तो पूरे महाराष्ट्र में जाएगा ना। हुँ, और ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि जी, आपके खिलाफ इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, आपके खिलाफ भी इम्पैक्ट प्लेयर हैं और आप में तो ज्यादा है। हुँ, तो मैं तो पूरी तरह ज़्यादा से है। मान के चलता हूँ, हाँ, मैं पूरी तरह से मान के चलता हूँ कि इस बार अगर खेल बिगड़ेगा तो बीजेपी का खेल ज्यादा बिगड़ेगा और अ, महायुति गठबंधन का भी। मिलेगी तो गठबंधन इस बार मुझे लगता है कि महायुति जो है इस बार फेलियर होने वाली है। ये मेरा जी, आकलन है। मैं तो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इस समय महाराष्ट्र में खेला चमत्कार, रोज नई-नई चीजें हो रही हैं। अ, जी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वही फिर से बात घूम के आ जाती मराठा। मराठा। अब हर आप बता रहे हैं हर चौथा वोटर मराठा है? चौथा वोटर मराठा है। जी, मराठी नहीं सर, मराठा। हाँ, मराठा, और हर तीसरा करेक्ट वोटर लैंग्वेज। मराठी है। जी, और मराठा एक सत्र में, और बीजेपी के पास कोई मराठा नेता नहीं है। जी, मनोज जरांगे के बाद अगर आप देखेंगे तो शरद पवार मराठा नेता, उसके बाद अगर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे, उसके बाद अगर देखेंगे तो एकनाथ शिंदे, उसके बाद अगर देखते हैं शरद पवार के बाद अगर देखते हैं तो नाना पटोले, अगर उसके बाद पटोले। देखते हैं तो शिंदे, और सबसे आखिरी में अगर आप आते हैं तो अजित पवार। और वही बीजेपी में ब्राह्मण मुखा लिए हुए देवेंद्र फडणवीस। मराठा नेता मराठा नेता वो आखिर में किधर जाएगा, जी, उसके साथ सिंपैथी भी है। इन्होंने दो दो पार्टी को तोड़ करके अपने साथ मिला लिया। सुबह जी, 5 बजे सरकार बनाते हैं, जी, चाचा को हटा करके बीमार बीमार चाचा को, बुढ़े चाचा को तोड़ करके पार्टी उठा लेते हैं, जिसकी पार्टी, जिसका बाप। अब बताइए, लोग यहाँ तक तो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी बनाई और उन्हीं का फोटो लगाने के लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ा। जी, जी, तो ये चीजें लोग भूल नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी, मैं आपको जी, बता दूं कि लोगों के मन से ये चीजें निकल नहीं पा रही है। वाकई इस बार लड़ाई बहुत कांटे की है। बीजेपी के पास टेक्निक है, बीजेपी के पास मशीनें हैं, बीजेपी के पास डीजीपी है, बीजेपी के पास आईजी है, डीजीपी के पास डीएम है, कलेक्टर है। लेकिन चुनाव तो इस बार महाराष्ट्र की जनता लड़ रही है, मराठा जी। लोग लड़ रहे हैं। अरुण जी, जी, अरुण यादव जी जुड़ हाँ, गए हैं, वरिष्ठ हाँ, पत्रकार। अरुण जी, एक बार जी, फिर आपका स्वागत है। मराठा और मराठी बात चल रही है दिनेश शर्मा जी से। इनका कहना है कि हर तीसरा वोटर मराठी है और हर चौथा वोटर मराठा है।
तो आपका नज़रिया क्या है जो ये चुनाव हो रहे हैं, मराठा बोर्ड क्या प्रभाव डालेगा महायुति में और क्या प्रभाव डाल रहा है अघाड़ी में? हाँ, एक पहले आपने एक सवाल पूछा था, मैं कट गया था, उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। आपने पूछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा? तो मेरा मानना है बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ जब भी कोई बड़ा नेता आता है, तो उसके एक जो उसके उसको पसंद करने वाली लोग हैं, उनमें बिल्कुल असर आता है। और यहाँ की 90 सीट है एमएमआर में, महाराष्ट्र मुंबई में लगभग 90 सीट है एमएमआर में, जिसमें उत्तर भारतीय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उत्तर भारतीयों के बहुत बड़ी संख्या एक ऐसी है जो योगी आदित्यनाथ को अपना हीरो मानती है। मोदी जी के बाद उनका स्वैग है। मतलब एक पत्रकार को पूरी तरह से इस बात को नकारना नहीं चाहिए, मैं नहीं नकारूंगा। ये ये कहना बिल्कुल भी बहुत वो होगा कि उनके असर नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात आपने पूछा मराठा आंदोलन का, और तीसरा वो, तो मराठा निश्चित तौर पे मराठा गांव शरद पवार साहब का बहुत अच्छा बैठा है। इनका वापस लेना, जरांगे पाटिल का पूरी सारी सीट वापस लेना कहीं न कहीं शरद पवार को लाभदायक होगा। और जहां शरद पवार साहब हो, शरद पवार महाराष्ट्र ही नहीं भारत के बड़े नेता माने जाते हैं, वहां सामने वाली पार्टी बहुत आसानी से वॉकओवर नहीं ले सकती, यही सच बात है। और उन्होंने अभी जरांगे पाटिल जो 6 महीने से पूरी तैयारी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो उस पूरे इलाके में पूरा जो है अ, मराठा वोट बढ़ जाएगा और बहुत बड़ी विजय बीजेपी को हासिल होगी। वो 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 चीजें बदली, और पवार साहब ने जरांगे पाटिल को कैसे मनाया वो कौन जाने। लेकिन जरांगे पाटिल ने सारी सीटें वापस ले ली, जिसका फायदा उनको निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में अब तक जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी की हवा है किसी की नहीं हवा है। बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी, लेकिन पिछले 20 दिनों में बीजेपी की हालत में बहुत अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब वो इसका इसका फेलियर शरद पवार साहब को है, उद्धव साहब को है, या किसको है, ये दूसरी बात है। और दूसरी बात, मैं मेरी अपना नजरिया है, ये पार्टी है, ये लोकतंत्र है, ये किसी की बपौती उपौती नहीं है। कि पिताजी महान थे तो मैं भी उसी लेवल पे मानूं। मैं एज अ पत्रकार मैं मानता हूं कि एक पार्टी है, और अगर आप नेता हो तो आप अपने नेताओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आपके नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में राजनेता, जैसा पवार साहब के लोग गए और पवार साहब ने ज्यादातर लोगों को घुटने पे ला दिया। अजित पवार इस समय घुटने पे है, आप देख लीजिए, उनकी पार्टी की कहीं दशा नहीं पता चल रहा है। सब शरद पवार बोल रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के आसपास के लोग भी बोल रहे हैं कि अजित पवार लाइबिलिटी है। तो उद्धव साहब बहुत बड़े इंसान है, अच्छे इंसान है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल लीडर अगर वो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी की पार्टी थी, या कोई भी कहता है कि पिताजी की पार्टी थी ले लिया, तो ये भारत का लोकतंत्र है और हम इसको लोकतंत्र ही बनाना चाहते हैं, जिसमें कि जिसमें कैपेबिलिटी है वो सारे विधायकों को इकट्ठा करे, जिसमें कैपेबिलिटी है वो पार्टी ले जाए। ये पार्टी किसी के ये जो पार्टी का सिंबल बनता है या कोई भी पार्टी इसलिए नहीं बनती कि उनके बेटे या उनके बेटे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ही नहीं। ये एक अलग तरह की प्रक्रिया है। फिलहाल महाराष्ट्र के चुनाव में किसी की तरफ कोई चुनाव जाता नहीं दिख रहा है। बीजेपी बोलेगी मैं जीतूंगी, कांग्रेस बोलेगा मैं जीतूंगा। ये 15 दिन कौन क्या कर सकता है, लाडकी बहन का भी अपना एक असर है। तो मैं ये चीजों को ऐसे देखता हूँ कि ये लोकतंत्र है, तो और आप लोकतंत्र में मनोज जी इसको इतना आपका बढ़ावा नहीं कहना दिया जाता। आपका कहना ये है कि बाला साहब ठाकरे जो एक नाम था, एक वहां के एक जननायक कहा जाए महाराष्ट्र के थे, भगवान, तो उनकी भगवान कह सकते हैं आप, इनको उत्तराधिकारी जो भगवान है कह सकते हैं। जी उद्धव ठाकरे उनका वो नहीं संभाल पाए, उत्तराधिकारी ठीक ढंग से नहीं कर पाए। जबकि देखा जाए यूपी में अगर मैं क्यों देखें तो कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह मैं यादव मैं के जो जी कहना मैं आप मैं ये मैं चाह रहे कौन हैं कह कि रहा हूँ, ये उद्धव तो ठाकरे ऐसा हुआ है। जी मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए यही हुआ है। मतलब कहने की क्या बात है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये हुआ है। और आप संभाल रहे हैं अभी, उद्धव साहब जहां जा रहे हैं वहां बहुत लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है। हो सकता है वो बहुत ज्यादा बड़े कमबैक में है। मैं इस बात में नहीं कह रहा हूँ कि वो संभाल नहीं पाए या नहीं कर पाए। हो सकता है वो इतने बड़े कमबैक में आए। लास्ट चुनाव में आप देख लीजिए, उनकी तूती बोली है। लेकिन उस बात को अभी तोल दिए बिना अब एक नई बात होनी चाहिए। नहीं समझ रहे?
मेरा कहने का एकदम जी। स्पष्ट मसला है, मैं किसी भी लेफ्ट राइट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अब ये जनता भूल चुकी है, ये बात एकदम है कि उनकी पार्टी ले ली, ये ले ली। अब जनता बहुत तेज जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। जनता बहुत तेज़ी से भूलती है। अब आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आप नेता हैं और आप घर में बैठेंगे तो आपको नेता नहीं बिल्कुल मानेगा करना लोग। पड़ेगा। बालासाहब जी, ठाकरे पैदा नेता नहीं हुए थे, वो नेता बने और वो उनके लिए वो हर आदमी के लिए अवेलेबल थे और वो यहाँ के भगवान थे। मैंने यहाँ बचपन निकाला है, उनको यहाँ भगवान माना जाता रहा। तो वो नेता हाँ, थे तो इसलिए होता है भगवान, ना, उनके नेता सामने और किसी इमली की नेता हिम्मत नहीं बहुत थी। अंतर होता है। बिल्कुल। जी, अरुण यादव जी, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दिनेश शर्मा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे डिबेट में बैठेंगे, फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।